So this is again the question of chapter number 1. So the question says, is sociology common sense? Give reasons in support of your answer. क्या सोशियोलॉजी कॉमन सेंस है? और अब हमें रीजंस बताने हैं इन सपोर्ट ऑफ आंसर. ठीक है. सोशियोलॉजी इज ऑफन मिसअंडरस्टूड एज कॉमन सेंस. जब हम सोशियोलॉजी की बात करते हैं ना, तो हम हमेशा उसको एक कॉमन सेंस हम सोचते हैं सोशियोलॉजी का हमें क्या पढ़ने की ज़रूरत है, ये कॉमन सी है जो आसपास हमारा हो रहा है. ठीक है. इवन जब आप 11th के चैप्टर 1 को पढ़ोगे आपको पता चलेगा उस चैप्टर 1 में यही लिखा है कि अपना जो आपका ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज है ना उसको रिमूव करो. क्योंकि हम क्या सोचते हैं जो हमारे आसपास हो रहा है ये वो हो रहा है, या हमारा जो नॉलेज एग्जिस्ट कर रहा है हमारी जो छोटी मोटी चीज़ों के बारे में, हम उसको कनेक्ट करने लग जाते हैं सोशियोलॉजी से. बल्कि सोशियोलॉजी एक बिल्कुल ही साइंटिफिक डिसिप्लिन है. साइंटिफिक डिसिप्लिन एक नया डिसिप्लिन उभर कर आया है. तो इसे अक्सर हम कॉमन सेंस से मिसअंडरस्टूड कर जाते हैं बिकॉज इट डील्स विद एवरीडे सोशल लाइफ. क्यों? क्योंकि ये हमारी आम तरह की जो रोज़ की ज़िंदगी है उससे डील करती है. कौन डील करती है? सोशियोलॉजी. ठीक है. हाउ एवर सोशियोलॉजी इज़ नॉट मेयरली कॉमन सेंस नॉलेज. लेकिन सोशियोलॉजी हालांकि ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ कॉमन सेंस नॉलेज है, बल्कि एक सिस्टमैटिक साइंटिफिक एंड क्रिटिकल स्टडी ऑफ सोसाइटी है. ठीक है. क्या है हमारी सोशियोलॉजी? इट इज़ सिस्टमैटिक साइंटिफिक एंड क्रिटिकल स्टडी ऑफ सोसाइटी. वाइल कॉमन सेंस इज बेस्ड ऑन पर्सनल एक्सपीरियंस. कॉमन सेंस क्या है? हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस के ऊपर बेस है. हमारी पॉपुलर बिलीफ्स, हम बहुत कुछ सुनी सुनाई बातें उन पर यकीन रखते हैं, या बहुत सारी चलती आ रही हैं, कोई प्रथा चलती आ रही हैं कुछ, हम कि हाँ ये सब होता है. ठीक है. तो हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस, हमारे पॉपुलर बिलीफ्स पे कॉमन सेंस निर्भर रहती है. सोशियोलॉजी गोज बियॉन्ड इट. सोशियोलॉजी इससे बहुत आगे तक की बात है. क्यों? क्योंकि वो साइंटिफिक मेथड्स को यूज़ कर रही है, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क्स को एंड एम्पेरिकल एविडेंस. वो साइंटिफिकली एविडेंस मांग रही है. हर चीज़ को मेथड यूज़ करके कोई कंक्लूड कर रही है चीज़ों को. तो वो हमारी सोशियोलॉजी है. Now arguments to show that sociology is not common sense. Sociology जो है वो common sense नहीं है. इसके क्या arguments है? सबसे पहला है हमारा nature of knowledge. नेचर ऑफ नॉलेज क्या है? अगर हम कॉमन सेंस की बात करें, कॉमन सेंस इज़ बेस्ड ऑन पर्सनल ऑब्जर्वेशंस. आपने पर्सनली क्या ऑब्जर्व किया है, आसपास हम कुछ चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं और वो हमारे कॉमन सेंस में हमारे माइंड में वो चीज़ रह जाती है. हम कहते हैं हाँ ये तो ऐसा ही होता है, बल्कि आपको सोशियोलॉजिकली या साइंटिफिकली नहीं पता ऐसा क्यों हो रहा है. आपको नॉलेजेबल चीज़ों के बारे में नहीं पता वो क्यों हो रहा है. इट इज़ जस्ट कि हमने वैसे एक्सपीरियंस किया है एंड वी आर फीलिंग दैट वे एंड वी आर स्पीकिंग देन ओनली. सो इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय कल्चर, ट्रेडिशन एंड इमोशंस, वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. अब हर एक इंसान की कॉमन सेंस डिफरेंट रहेगी क्योंकि इट विल वेरी. हर किसी का एक्सपीरियंस अलग रहा होगा, हर किसी ने चीज़ों को ऑब्जर्व अलग तरीके से अपने पर्सपेक्टिव से किया होगा, हर किसी का ट्रेडिशन कल्चर अलग है. तो इसलिए ये वेरी करता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. वहीं पे अगर हम बात करें सोशियोलॉजी की, इट इज़ बेस्ड ऑन सिस्टमैटिक स्टडी. ये कॉन्सेप्ट्स, थियरीज, मेथड्स को यूज़ करती है और ऑब्जेक्टिविटी की तरफ इसका ध्यान रहता है. यानी कि ऑब्जेक्टिविटी को यूज़ कर रही है. नो पार्शियलिटी. ठीक है. नो बायस्डनेस. दैट इज ऑब्जेक्टिविटी. ठीक है. कोई बायस्डनेस नहीं होनी चाहिए. कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करना, मेथड्स, थेरीज को यूज़ करना, तो ये इट इज़ बेस्ड ऑन सिस्टमैटिक स्टडी. ठीक है. एग्जाम्पल ले लेते हैं. कॉमन सेंस क्या कहेगी? पुअर पीपल आर पुअर बिकॉज दे आर लेजी. कॉमन सेंस आम, यार ये ना गरीब इसलिए रह गया क्योंकि बड़ा आलसी था. बहुत लोग आज भी यही मानते हैं. क्यों? क्योंकि वो एक नज़रिया है, एक कॉमन सेंस है, एक तरीके से सोच रहे हैं जो उनको आसपास लग रहा है वैसा वो बोल रहे हैं. उन्होंने ये चीज़ ऑब्जर्व की तो उन्होंने कह दिया. बल्कि सोशियोलॉजी प्रूव करती है कि पॉवर्टी जो है इट इज़ लिंक्ड टू स्ट्रक्चरल फैक्टर्स. पॉवर्टी एक रीज़न की वजह से नहीं है. Poverty can be due to many reasons like unemployment, lack of education. ठीक है. एजुकेशन नहीं है, इनइक्वालिटी है. पढ़ने का किसी को मौका मिल रहा है, अपॉर्चुनिटी मिल रही है, किसी को नहीं मिल रही है. ठीक है. बहुत सारे शूद्रास बच्चे ऐसे होते हैं, बहुत सारे गरीब बच्चे ऐसे होते हैं जिनके साथ इनइक्वालिटी होती है, तो वो दे ड्रॉप फ्रॉम स्कूल्स बिकॉज दे फेस इनइक्वालिटी एंड सप्रेशन फ्रॉम हायर क्लास पीपल और दे फेस बुलिंग. तो बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं गांव के जो स्कूल इस वजह से छोड़ देते हैं कि वहाँ जाके क्या होना है कि वहाँ पे तो हमें अच्छे से टॉर्चर किया जाता है, हमें अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता है. देन कम साइंटिफिक मेथड. अगर हम साइंटिफिक मेथड को देखें तो सोशियोलॉजी सर्वेज, इंटरव्यूज, ऑब्जर्वेशन, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस एंड मेनी मोर थिंग्स सोशियोलॉजी यूज़ करता है. और यही मेथड्स क्या इंश्योर कराते हैं? एक रिलायबिलिटी और वैलिडिटी.
यानी कि कंसिस्टेंसी ऑफ स्कोर्स रहती है, और वो जब रिलायबल होती है वो चीज़, अगर कोई चीज़ वैलिड है तो हम उस पर रिलाई कर सकते हैं, ठीक है, वो रिलायबल है। तो ये मेथड्स को यूज़ करके हम इन मेथड से इंश्योर करवाते हैं कि रिलायबिलिटी और वैलिडिटी भी मेंटेन रहे। लेकिन कॉमन सेंस ऐसा कोई भी साइंटिफिक प्रोसीजर को फॉलो नहीं करता है। एज एम्फेसाइज्ड बाय ऑगस्ट कॉम्टे, सोशियोलॉजी इज अ पॉजिटिव साइंस। सोशियोलॉजी एक पॉजिटिव साइंस है बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड रीजनिंग। ऑगस्ट कॉम्टे का यही मानना था कि सोशियोलॉजी एक बहुत ही पॉजिटिव साइंस है जो कि बेस्ड है ऑब्जर्वेशन और रीजनिंग पर, ठीक है। देखो, ये आप इस तरीके से अगर थिंकर्स का एडिशन करोगे अपने आंसर्स में, हमेशा याद रखना आपके दूसरे बच्चों से ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे आपको, आपका आंसर ज़्यादा बेटर लगेगा दूसरों से। इसमें डेप्थ इससे पता चलता है कि आपको आपके डिसिप्लिन की नॉलेज है, आपको क्वेश्चन की समझ आ गई है एंड यू आर एबल टू राइट इट नाउ। देखो, बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, जिसने चैप्टर 1 बहुत थरली पढ़ा होगा, बट व्हेन इट कम्स टू राइटिंग द आंसर्स they often lag behind. And why is it so? Because they don't know the structure of the writing the answers. Now this is the right way to actually एक तरीके से प्रेजेंट योर आंसर्स। आपने किस तरीके से प्रेजेंट किया है। अब उस बच्चे को भी पता होगा कि ऑगस्ट कॉम्टे ने क्या कहा है सोशियोलॉजी के बारे में, बट नहीं लिखा होगा। तो अब एग्जामिनर को तो नहीं पता ना कि आपको नॉलेज है या नहीं है। सो इसलिए थिंकर्स का एडिशन करें, एग्जाम्पल्स का एडिशन करें, जैसे मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल्स की वो ऐड किया है। इससे आपके इट विल हेल्प टू फेच एक्स्ट्रा मार्क्स। ओके, नेक्स्ट कम सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन। अगेन सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन के बारे में आप बता रहे हैं, तो ये किसने दी है ये टर्म? इट हैज़ बीन कॉइन्ड बाय सी राइट मिल्स, ठीक है, सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन। नाउ सी राइट मिल्स आर्ग्यू दैट सोशियोलॉजी कनेक्ट्स पर्सनल ट्रबल्स एंड पब्लिक इशू। सी राइट मिल का कहना है कि सोशियोलॉजी पर्सनल ट्रबल को और पब्लिक इशू को आपस में कनेक्ट करती है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट इज नॉट जस्ट एन इंडिविजुअल फेलियर। अनएम्प्लॉयमेंट सिर्फ एक इंडिविजुअल का फेलियर नहीं है, जो कि कॉमन सेंस व्यू है। कॉमन सेंस जिनके पास होती है वो क्या सोचता है कि ये लेज़ी है, ये खुद इंसान नालायक है इसलिए अनएम्प्लॉयड है, ये इंसान लेज़ी इस वजह से है क्योंकि पावर्टी, ये इंसान पावर्टी में इसलिए है, गरीबी में इसलिए है क्योंकि ये लेज़ी है। फिर अगर हम अनएम्प्लॉयड की बात करते हैं, अभी भी बहुत सारे पेरेंट्स ये क्या बोलते हैं, तुम निकम्मे हो, तुम्हें कुछ नहीं आता है। सो इट इज़ नॉट जस्ट एन इंडिविजुअल फेलियर। लेकिन एक कॉमन सेंस वाला कहेगा कि ये एक इंडिविजुअल फेलियर की वजह से ही है कि अनएम्प्लॉयड है, इसको आज तक जॉब नहीं मिली, ये निकम्मा है, इसको कुछ नहीं आता है, नालायक है, पढ़ता नहीं है, क्या करता है हमें नहीं पता, है ना। लेकिन अगर हम सोशियोलॉजिकल व्यू देखेंगे, आप देखोगे इट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू इकोनॉमिक पॉलिसीज, मार्केट स्ट्रक्चर्स। मार्केट स्ट्रक्चर किस तरीके का, इकोनॉमी पॉलिसी कैसी है, भी जॉब निकलती है, उसमें जॉब्स हैं कितनी, उसमें भी आपको जनरल वालों को कितनी मिलेंगी, ओबीसी वालों को कितनी मिलेंगी, SC ST को कितनी मिलेंगी, उसके बेसिस पे भी आके है। तो जनरल वाले सारे तो नहीं लग जाएंगे जिन्होंने पढ़ाई अच्छे से की होगी, ठीक है। तो बात यह है कि बहुत सारी इकोनॉमिक पॉलिसीज़, आपका फिर क्वालिफिकेशन मैटर करता है बहुत सारी जॉब के लिए, आपकी एलिजिबिलिटी मैटर करती है, आपकी एज मैटर करती है, लाइक 32 अबव अगर आप एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे या कुछ भी, मतलब मैं आपको जस्ट एग्जाम एक्सप्लेन कर रही हूँ कि बहुत सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से वो बच्चा अनएम्प्लॉयड हो सकता है। सो दिस शोज दैट सोशियोलॉजी लुक्स बियॉन्ड सर्फेस लेवल एक्सप्लेनेशंस, ठीक है। यूज़ ऑफ कॉन्सेप्ट्स एंड थेरीज और कॉन्सेप्ट्स का किस तरीके से यूज़ होता है देख लेते हैं। सोशियोलॉजी एनालिटिकल टूल्स को यूज़ करता है, सोशल स्ट्रक्चर, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, एनोमी। नाउ यू आर टॉकिंग अबाउट एनोमी, ठीक है। आप उसको ब्रैकेट में इस तरीके से लिख सकते हैं कि डरकाइम का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अगेन आपने अपना इन डेप्थ नॉलेज को यहाँ शो किया है जस्ट बाय राइटिंग वन सिंगल पॉइंट और वन सिंगल थिंकर, ठीक है। तो सोशियोलॉजी यूजेस एनालिटिकल टूल्स, सोशल स्ट्रक्चर, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, एनोमी, एलिनेशन, ब्यूरोक्रेसी, एंड दीज आर गिवन। किस किस ने टर्म्स दिए हैं ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन कॉमन सेंस इन सारे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी को लैक करता है, उसमें ये सब कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। सुसाइड इज सीन एज अ पर्सनल एक्ट इन कॉमन सेंस। अगर आप कॉमन सेंस में हम बात करें, सुसाइड को किस तरीके से देखा जाता है कि एक पर्सनल एक्ट है, उसका एक पर्सनल इशू था, एक पर्सनल माइंड की कॉम्पिटेंस थी, कोई चाहता था, उसका मन था करने का तो उसने कर लिया। ये एक कॉमन सेंस है कि ये पर्सनल एक्ट है। लेकिन डरकाइम ने, हमने अपने लास्ट लेक्चर्स में भी पढ़ा है कि डरकाइम ने दिखाया कि सोसाइटी रेट्स देर इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशल इंटीग्रेशन एंड रेगुलेशन। हमारी सोसाइटी में बहुत तरीके से रेगुलेट करती है, हमें रेगुलेट करने की, कंट्रोल करने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से इंसान प्रेशर में जाता है। तो ये एक साइकोलॉजिकल फिनोमिना नहीं है,
डर्काइम का मानना था इट इज़ नॉट अ साइकोलॉजिकल फिनोमिना बट ऑल्सो सोशल फिनोमिना ये एक सोशल फिनोमिना है। क्यों? क्योंकि इट इज़ बाउंडेड बाय सो मेनी सोशल फैक्टर्स जिसकी वजह से एक इंसान सुसाइड कर रहा है। नेक्स्ट कम्स क्रिटिकल एंड रिफ्लेक्सिव नेचर। कॉमन सेंस एक्सेप्ट सोशल प्रैक्टिसेस एज नेचुरल। कोई भी सोशल प्रैक्टिस हो रही है कॉमन सेंस के तो नेचुरल है, इट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस, ऐसा ही होता है, ऐसे ही प्रैक्टिसेस चली आ रही हैं। लेकिन सोशियोलॉजी इनको क्वेश्चन करता है, दे प्रोब, सोशियोलॉजी प्रोब करता है, क्वेश्चन करता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जेंडर रोल्स पे क्वेश्चन करता है, मैन विमेन, फेमिनिज्म, मेल फीमेल, इन सब चीज़ों को क्वेश्चन करेगा। मैन ही क्यों करेगा, वुमेन क्यों नहीं करेगी, फेमिनिज्म पे इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दो, व्हाट इज़ दिस मेल फीमेल, है ना। इनके जेंडर रोल्स पे आप वुमेन जो है, वो जो मैन है वो बाहर के कामों के लिए है, वुमेन जो है अंदर के कामों के लिए। तो इन सब क्वेश्चंस, इन सब चीज़ों पे, इन सब इश्यूज़ पे वो क्वेश्चन रेज करता है सोशियोलॉजी। अभी हमें ये जो कास्ट सिस्टम है, पेट्रियार्की है, जो हमारे सोसाइटी में डेली इवेंट्स होते हैं, ये हम सोशियोलॉजी में ही सिर्फ डीपली पढ़ते हैं। आप साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी या बाकी जितने भी डिसिप्लिन्स हैं उनमें नहीं पढ़ोगे। अभी हमारे सिस्टम में, हमारे सोशल सिस्टम में, हमारी सोसाइटी में पेट्रियार्की किस तरीके से इन्फ्यूज़ कराई जाती है हमें पता ही नहीं चलता है। ठीक है, तो पेट्रियार्की कैसे है? अगर आपको एक कॉमन सेंस वाला होगा, नहीं ये मर्द ही करते आ रहे हैं, ये मर्दों का ही काम है, लेकिन सोशियोलॉजी उस चीज़ को क्वेश्चन करेगा, वाई ओनली मैन, वाई नॉट वुमेन। सो मैरिज प्रैक्टिसेस, ये सारे जो भी एग्जाम्पल्स हैं, एंड यू शुड राइट देम, क्या क्या चीज़ें क्वेश्चन कर रहा है एग्जाम्पल में डाल दीजिए। देन सोशियोलॉजी एग्जामिन्स हाउ दीज आर सोशली कंस्ट्रक्टेड, कैसे सोशली इन चीज़ों को कंस्ट्रक्ट कराया जा रहा है, सोशियोलॉजी इस चीज़ को भी एग्जामिन करती है। Then comes universal and comparative approach. Sociology compares societies, cultures and institutions. Sociology इन सब चीज़ों को compare करती है. This makes it more objective. तो ये इस चीज़ को objective बना देता है कि एक तरीके से उसमें से biasness को ख़त्म करके ऑब्जेक्टिव रियलिटी को चेक करता है दैन लोकल कॉमन सेंस नॉलेज। आप इन सब चीज़ों को कंपेयर करोगे, इन सब चीज़ों को बहुत डेप्थ में समझोगे, तो कॉमन सेंस यहाँ पे इन सब चीज़ों को लैक करती है। फॉर एग्जाम्पल, फैमिली सिस्टम्स वेरी अक्रॉस सोसाइटीज़। अलग अलग सोसाइटीज़ में अलग अलग फैमिली सिस्टम रहता है। कहीं पे आप देखोगे न्यूक्लियर है, कहीं पर जॉइंट है, कहीं पे एक्सटेंडेड है। ठीक है, इवन आप मैट्रिलिनियल पैट्रिलिनियल देख लीजिए, जैसे मेघालय में मैट्रिलिनियल फैमिलीज एग्जिस्ट करती हैं, है ना। तो वेरी कर रहा है फैमिली सिस्टम अक्रॉस सोसाइटी। लेकिन अगर हम देखेंगे, शोइंग दैट नॉर्मल फैमिली सोशली डिफाइंड, ये क्या दिखा रहा है कि जो नॉर्मल फैमिली है वो सोशली डिफाइंड है। ठीक है, नाउ आर्ग्यूमेंट शोइंग लिमिटेड ओवरलैप विद कॉमन सेंस। सम सोशियोलॉजिकल आइडियाज़ में अपियर सिमिलर टू कॉमन सेंस। कुछ सोशियोलॉजिकल आइडियाज़ कैसे अपेयर होते हैं कि वो कॉमन सेंस से मिलते जुलते हैं, कॉमन सेंस से सिमिलर है। सोशियोलॉजिस्ट ने भी एवरीडे लाइफ को ऑब्जर्व किया। ठीक है, कॉमन सेंस भी एवरीडे लाइफ को ही ऑब्जर्व करता है। सोशियोलॉजी ऑफन बिगिंस विद कॉमन सेंस क्वेश्चंस। सोशियोलॉजी हमेशा शुरू होती है कॉमन सेंस क्वेश्चंस पूछती है, ऐसा क्यों, ऐसा चलता आ रहा है सिस्टम में, क्यों ऐसा हो रहा है। तो ये चीज़ें क्या कर रही हैं, ओवरलैप कर रही हैं आपस में। जैसे वाई डू पीपल फॉलो रूल्स, लोग रूल्स को क्यों फॉलो कर रहे हैं। कॉमन सेंस भी पूछ सकता है सोशियोलॉजी या सोशियोलॉजिस्ट या सोशियोलॉजिकल सिस्टम के अकॉर्डिंग भी देखें तो पीपल, वाई डू पीपल फॉलो रूल्स, हम ऑब्जर्व कर रहे हैं एवरीडे लाइफ को, हम सोच रहे हैं कि हाँ ऐसा क्यों है, लोग क्यों फॉलो कर रहे हैं, इसका क्या रीज़न है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई आर सम ग्रुप्स पावरफुल, कि कुछ ग्रुप्स पावरफुल क्यों हैं। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल्स हैं कि इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। समटाइम्स बिगिंस विद कॉमन सेंस क्वेश्चंस एंड sociology as well as common sense, both of them observe the everyday life, everyday social life. okay, however जो sociology है ट्रांसफॉर्म, हालांकि जो sociology है वो ट्रांसफॉर्म करती है इन सारे क्वेश्चंस को एक सिस्टमैटिक रिसर्च में। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ इसको डिफ्रेंशिएट करती है कॉमन सेंस से, दिस लाइन, कि सोशियोलॉजी उन सब क्वेश्चंस को फिर सिस्टमैटिक रिसर्च में ट्रांसफॉर्म करती है, चेंज कर देती है। तो कॉमन सेंस सिर्फ एक स्टार्टिंग पॉइंट है, एंड नहीं है, क्योंकि एंड कौन करता है, सोशियोलॉजी। कैसे, सिस्टमैटिक रिसर्च, सिस्टमैटिक अप्रोच को यूज़ करके। कंक्लूजन क्या है, सोशियोलॉजी इज़ नॉट मियर कॉमन सेंस। तो इससे हमें ये पता चला कि वो सिर्फ कॉमन सेंस ही नहीं है, नॉट ओनली जस्ट अ कॉमन सेंस, ये एक साइंटिफिक, थेरेटिकल और क्रिटिकल डिसिप्लिन है दैट गोज बियॉन्ड पर्सनल एक्सपीरियंस, यूजेस सिस्टमैटिक मेथड्स, रिवील्स हिडन सोशल स्ट्रक्चर्स, चैलेंजेस पॉपुलर बिलीव्स। जैसे कि as C. Wright Mills stated, sociology enables us to see the relationship between biography and history, a very important line we have already seen,
ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड इन दी आई थिंक लास्ट लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया है, ये क्वेश्चन था। तो आप देखो किस तरीके से कंक्लूड किया है। एक क्वेश्चन अगर आपको पता हो और उस क्वेश्चन को आपने कंक्लूजन में यूज़ किया है, तो ये आपकी ना प्रेजेंस ऑफ माइंड को दर्शाता है। और आपने ये जो क्वेश्चंस पढ़े हैं अभी तक, आप जो भी आप क्वेश्चंस पढ़ोगे, आप अपने पर्सनल लेवल पे भी जितने भी क्वेश्चंस पढ़ोगे सोशियोलॉजी ऑप्शनल के मीन्स के लिए, आपने क्वेश्चंस को पढ़ा, उनके आंसर्स पढ़े। अब सेम क्वेश्चन तो नेक्स्ट टाइम नहीं आएगा, लेकिन जो आपने पढ़ा है, जितने भी नॉलेज है, उसको किस तरीके से यूज़ करना है, दैट व्हाट मैटर्स, दैट व्हाट मेक्स यू यूनिक फ्रॉम अदर पीपल, दैट मेक्स यू स्टैंड आउट फ्रॉम अदर एस्पिरेंट्स। अब ये क्वेश्चन आप देखो, वहाँ से हमने पढ़ा भी है और इसको किस तरीके से हमने आंसर में ढाला है, ठीक है। Therefore, sociology transcends common sense and provides a deeper understanding of social reality. तो कैसे सोशोलॉजी जो है, कैसे एक डीपर मीनिंग हमें समझ आती है सोशल रियलिटी की। हम सिर्फ कॉमन सेंस को नहीं देखते हैं, तो क्योंकि सोशोलॉजी जो है एक साइंटिफिक डिसिप्लिन है, वो इन डेप्थ रिसर्च करता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स, हाउ हैड एनलाइटमेंट कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द इमरजेंसी ऑफ सोशोलॉजी। कैसे एनलाइटमेंट ने, ठीक है, एनलाइटमेंट ने किस तरीके से, हमें पता है एनलाइटमेंट 17th to 18th सेंचुरी के बीच का ये पीरियड था, तो कैसे एनलाइटमेंट कंट्रीब्यूट कर रही है टू द एमरजेंस ऑफ सोशोलॉजी। इट इज़ एमरजेंस ऑफ सोशोलॉजी, नॉट एमरजेंसी, ठीक है। एमरजेंस ऑफ सोशोलॉजी को किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर रही है, लेट्स सी। द एमरजेंस ऑफ सोशोलॉजी इन द 19th सेंचुरी, 19th सेंचुरी में सोशोलॉजी इमर्ज हुई, वॉज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाई, इन्फ्लुएंस किन से हुई थी, बाय द इंटेलेक्चुअल फाउंडेशंस लेड ड्यूरिंग द एनलाइटमेंट पीरियड, जो कि 17 to 18th सेंचुरी का पीरियड रहा है। तो ये आप उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखो कि कैसे इमर्जेंस ऑफ सोशोलॉजी हुआ, एनलाइटमेंट पीरियड आया, जो कि एक एज ऑफ रीजन, एक एज ऑफ इंटेलेक्चुअल रीजनिंग का फेज माना जाता है, ठीक है। The Enlightenment emphasized reason, rationality, scientific thinking, and human progress, which created the necessary conditions for the development of sociology as a distinct discipline. जो Enlightenment है उसने emphasize किस चीज़ों पे किया है, इन सब चीज़ों पे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। Enlightenment का पूरा फोकस किस पे था, रीजन पे था, रैशनैलिटी, एक रीज़न होना, किसी का चीज़ का कारण होना, उसको जानना चाहता था कि इसके पीछे क्या कारण है, क्या कॉजेज हैं, क्या रीजंस हैं। रैशनैलिटी, लॉजिकल थिंकिंग, आपने लॉजिकल तरीके से सोचना है, बहुत सोच समझ कर, दिमाग लगाकर सोचना है। साइंटिफिक थिंकिंग एंड ह्यूमन प्रोग्रेस, इन सब चीज़ों पे एनलाइटमेंट ने बहुत फोकस किया है, विच क्रिएटेड द नेसेसरी कंडीशंस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी एज अ डिस्टिंक्ट डिसिप्लिन, जो कि क्रिएट करता है एक नेसेसरी कंडीशंस किसके लिए, डेवलपमेंट किसकी हो रही है, सोशियोलॉजी की, एक डिस्टिंक्ट डिसिप्लिन के तौर पर। थिंकर्स जो इस पीरियड के थे, दे चैलेंज ट्रेडिशनल अथॉरिटी एंड प्रोमोटेड अ साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोसाइटी। इस टाइम के, इस पीरियड के जो भी थिंकर्स थे, उन्होंने ट्रेडिशनल अथॉरिटी को चैलेंज किया और एक साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोसाइटी को प्रमोट किया, देयर बाय प्रिपेयरिंग द ग्राउंड फॉर सोशियोलॉजिकल इंक्वायरी। तो एक ग्राउंड, एक फाउंडेशन जो है वो तैयार की, क्यों, क्योंकि वो अब साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोसाइटी को प्रमोट करने लगे और ट्रेडिशनल अथॉरिटी को क्वेश्चन करने लगे, चैलेंज करने लगे। नाउ एनलाइटमेंट पीरियड, हमने लास्ट लेक्चर्स, अगर आप मेरे वीडियो लेक्चर्स में देखोगे, मैंने एनलाइटमेंट पीरियड को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। एंड ये एनलाइटमेंट पीरियड को आप ही पढ़ रहे हो एक तरीके से। एम्फेसिस ऑन रीजन एंड रैशनैलिटी, रैशनैलिटी और रीजन पे एम्फेसिस। एनलाइटमेंट थिंकर्स का क्या मानना था कि ह्यूमन अफेयर्स कैन बी अंडरस्टूड थ्रू रीजन, सोशल इंस्टीट्यूशंस आर प्रोडक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्शन। ये जो सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, किन चीज़ों का प्रोडक्ट है, ह्यूमन एक्शंस, ह्यूमंस ने बनाए हैं। सोसाइटी कैन बी इम्प्रूव थ्रू रैशनल प्लानिंग, सोसाइटी को किस तरीके से इम्प्रूव किया जा सकता है, रैशनल प्लानिंग से। तो रिलीजियस और जो सुपरस्टिशियस एक्सप्लेनेशंस थे, उनको रैशनल चीज़ों ने रिप्लेस कर दिया, ठीक है। जैसे ह्यूमंस का जो काम था उसको मशीन्स ने रिप्लेस किया था, जो हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन में पढ़ा था, वैसे ही रिलीजियस और जो ये सुपरस्टिशियस एक्सप्लेनेशंस थे, उनको रैशनल लॉजिकल थिंकिंग ने रिप्लेस कर लिया। इमैनुअल कैंट ने डिफाइन किया एनलाइटमेंट को एज मैन्स एमर्जेंस फ्रॉम सेल्फ एक्सपोज्ड इमेच्योरिटी, ठीक है। इमैनुअल कैंट ने क्या कहा एनलाइटमेंट के लिए, मैन्स का इमर्जेंस फ्रॉम सेल्फ इम्पोज्ड immaturity. The rational outlook later became central to sociological analysis. Second comes scientific outlook and positivism. जो सक्सेस थी नेचुरल साइंसेस की ड्यूरिंग दिस पीरियड इंस्पायर्ड थिंकर्स टू अप्लाई साइंटिफिक मेथड्स टू सोसाइटी। देखो इस दौर में ना साइंटिफिक आउटलुक और पॉजिटिविज्म के तौर पे सोसाइटी को देखा जाने लगा, यानी कि साइंटिफिक मेथड्स को अप्लाई कराया जाने लगा, नेचुरल साइंसेस को यूज़ करे जाने लगा इस पीरियड में।
और उसमें जब हम साइंटिफिक स्टडी की बात करते हैं, हम कहते हैं कि साइंटिफिक मेथड्स को अप्लाई करें, तो उसका क्या मतलब है? हम ऑब्जर्व करें, क्लासीफाई करें, जनरलाइज करें, एम्पेरिकल वेरिफिकेशन, हमें एविडेंस चाहिए साइंटिफिक तौर पर। बाद में इट वॉज इन्फ्लुएंस्ड दिस लेटर इन्फ्लुएंस्ड अगस्त कॉम्ते हु डेवलप पॉजिटिविज्म एंड कॉल्ड सोशोलॉजी सोशल फिजिक्स। तो बाद में सोशल जो ऑगस्ट कॉम्ते है उसने पॉजिटिविज्म को डेवलप किया। हमें पता है पॉजिटिविज्म थ्योरी इज सो मच कनेक्टेड विद ऑगस्ट कॉम्ते, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड। और फिर सोशियोलॉजी को उन्होंने सोशल फिजिक्स के नाम से बुलाया जाने लगा। कॉम्ते ने कहा कि आप सोसाइटी को नेचर की तरह पढ़ो, आप सोसाइटी को नेचर की तरह पढ़ो। क्रिटिक करने लगे ट्रेडिशनल अथॉरिटी को, यानी कि क्रिटिसिज्म अब किसको करने लगे थे? क्रिटिसाइज ट्रेडिशन को, अथॉरिटी को। जो एनलाइटमेंट के थिंकर्स थे ना, उस पीरियड के जो थिंकर्स थे, उन्होंने क्वेश्चन किया फ्यूडलिज्म को। उस टाइम पे ना ये चीज़ें बहुत हो रही थी, ठीक है। फ्यूडलिज्म कॉन्सेप्ट था, मोनार्की था, चर्च अथॉरिटी, इन सबको क्वेश्चन किया, ऐसा क्यों है, ठीक है, ये क्यों है, यही लोग क्यों रूल करेंगे, ठीक है। डिवाइन राइट ऑफ किंग्स, हम लोग कहाँ हैं? तो थिंकर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। थिंकर्स आपको पता होना चाहिए कि एनलाइटमेंट पीरियड में ये थिंकर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल और कंट्रीब्यूशन रहा है। वॉल्टियर, रोशो एंड मॉन्टेस्क्यू, दे प्रोमोटेड लिबर्टी एंड इक्वालिटी एंड इट एनकरेज सोशियोलॉजिस्ट टू क्रिटिकली एग्जामिन पावर, डोमिनेशन एंड सोशल इंस्टीट्यूशंस। उस टाइम पे जो भी डोमिनेशन या पावर इनके पास हाथ में थी, उस चीज़ को वो क्रिटिकली एग्जामिन करने लगे, ठीक है। थिंकर्स ने बहुत हेल्प आउट किया है सोसाइटी को समझाने में। एग्जाम्पल है वेबर स्टडी ऑफ अथॉरिटी एंड ब्यूरोक्रेसी रिफ्लेक्ट्स दिस क्रिटिकल ट्रेडिशन। एग्जाम्पल भी आप देख लीजिएगा, वेबर्स ने इन कॉन्सेप्ट्स को कितने अच्छे से पढ़ा है। तो ये क्रिटिकली ट्रेडिशंस को रिफ्लेक्ट करता है। आइडिया ऑफ प्रोग्रेस एंड सोशल चेंज, एनलाइटमेंट प्रोमोटेड द बिलीफ दैट सोसाइटी इज़ नॉट स्टेटिक, ह्यूमन हिस्ट्री इज़ प्रोग्रेसिव। सोसाइटी जो है वो स्टेटिक नहीं है, ह्यूमन सोसाइटी प्रोग्रेसिव है, इम्प्रूवमेंट इज पॉसिबल थ्रू नॉलेज। दिस आइडिया इन्फ्लुएंस्ड अर्ली सोशोलॉजिस्ट टू स्टडी एवोल्यूशन ऑफ सोसाइटीज, सोशल डेवलपमेंट, स्टेजेस ऑफ सोशल ग्रोथ। तो ये सब जो आइडिया था, ठीक है, इससे सोशोलॉजिस्ट इन सब चीज़ों को पढ़ने लगे, कैसे सोसाइटीज़ इवॉल्व हुई, कैसे सोशली डेवलपमेंट हुई, स्टेजेस क्या रही सोशल ग्रोथ की। और कॉम्ते की लॉ ऑफ 3 स्टेजेस रिफ्लेक्ट्स दिस बिलीफ। ये एग्जाम्पल्स हैं, ये आपके एक्स्ट्रा आप इसमें डालोगे, ठीक है। स्पेंसर्स एवोल्यूशनरी थ्योरी ऑल्सो ड्रॉज फ्रॉम दिस आइडिया। Individualism and human rights, the Enlightenment emphasized individual freedom, natural rights, equality before law. This focus on individuals and citizenship led to the study of social stratification, citizenship, democracy, social mobility. So, जो focus था individuals और citizenship पे, it led to the study of all these things. इनसे इन चीज़ों को आपने पढ़ा, in detail समझा, ठीक है, डेप्थ में पढ़ा। बाद में सोशोलॉजिस्ट थे जैसे टॉकरवेल, एनालाइज डेमोक्रेसी, इक्वालिटी इन मॉडर्न सोसाइटीज़। कुछ सोशोलॉजिस्ट को आप मेंशन कर सकते हैं, आपके आंसर की डेप्थ को ये दर्शाएगा कि किस तरीके से डेमोक्रेसी और इक्वालिटी इन मॉडर्न सोसाइटीज़ को एनालाइज किया गया। सेकुलराइजेशन ऑफ नॉलेज, रिलीजन को पहले यूज़ किया जाता था क्योंकि चर्च का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा था, डिवाइन अथॉरिटी ऑफ किंग्स थी और चर्च रिलीजियस नॉलेज और सुपरस्टिशन को बहुत माना जाता था। लेकिन बाद में रिलीजन वॉज नो लॉन्गर द सोल सोर्स ऑफ ट्रुथ, नॉलेज क्योंकि सेकुलर होगी। Social phenomena were seen as man-made. This allowed sociologists to explain religion, morality, law, family. Sociologists ने इन सब चीज़ों को फिर explain भी किया है as social facts rather than divine institutions। कि ये सारे divine institutions नहीं, एक social facts हैं जो society में exist कर रहे हैं। Development of social philosophy, the Enlightenment produced systematic social thinkers who bridged philosophy and sociology. Montesquieu का आप पढ़ सकते हैं, रोशो, एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने सोशल डिवीजन ऑफ लेबर, रोशो ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट और मॉन्टेस्क्यू ने स्पिरिट ऑफ लॉज को एक्सप्लेन किया है। दीज आइडियाज इन्फ्लुएंस्ड लेटर सोशोलॉजिकल थेरीज, और फिर इनके ही आइडियाज़ थे जिन्होंने सोशल थेरीज को इन्फ्लुएंस किया। फाउंडेशन फॉर क्रिटिकल थिंकिंग, एनलाइटमेंट ने एनकरेज किया क्वेश्चनिंग और डिबेट को। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दिस क्रिएटेड एन इंटेलेक्चुअल क्लाइमेट वेयर सोशल प्रॉब्लम्स, अब देखो अब सोशल प्रॉब्लम्स ओपनली डिस्कस होने लगे, पब्लिक ओपिनियन मैटर करने लगा, नॉलेज इंस्टीट्यूशंस डेवलप हो गए। Such an environment was essential for sociology to grow as an academic discipline। और इससे क्या हुआ, सोशोलॉजी एक एकेडमिक डिसिप्लिन के तौर पर ग्रो हुआ। कैसे हुआ? इन सब चीज़ों से कि अब चीज़ों को अच्छे से ओपनली डिस्कस किया जाने लगा था। लिमिटेशंस क्या है? कुछ स्कॉलर्स जो हैं वो आर्ग्यू करते हैं कि बहुत ऑप्टिमिस्टिक था, आपने एनलाइटमेंट को ओवरली ऑप्टिमिस्टिक बना दिया था। इमोशंस ट्रेडिशंस को आपने बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया, यूरोसेंट्रिज्म को आपने प्रोमोट किया। बाद में कुछ सोशोलॉजिस्ट थे जिन्होंने इन लिमिटेशंस को करेक्ट करने की भी कोशिश की थी, जैसे वेबर एंड डर्काइम।
कंक्लूजन क्या है? द एनलाइटमेंट प्रोवाइडेड द इंटेलेक्चुअल फाउंडेशंस फॉर सोशियोलॉजी बाय प्रोमोटिंग रैशनल थिंकिंग, साइंटिफिक मेथड, सेकुलर आउटलुक, बिलीफ इन प्रोग्रेस, क्रिटिकल एटीट्यूड। एनलाइटमेंट ने ये इंटेलेक्चुअल फाउंडेशंस प्रोवाइड की हैं ताकि सोशियोलॉजी के लिए इन सब चीज़ों को प्रमोट करके एक सोशियोलॉजी को एक डिस्टिंक्ट साइंटिफिक डिसिप्लिन बनाया है। दीज प्रिंसिपल्स इनेबल थिंकर्स कॉम्ते, डरकाइम, वेबर एंड मास्क टू सिस्टमैटिकली स्टडी सोसाइटी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर्स है जिन्होंने सोसाइटी को पढ़ा है बहुत सिस्टमैटिक वे में। Thus, sociology emerged as a scientific discipline rooted in the Enlightenment tradition of reason and humanity. So that's all for today. Thank you.